जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज एक और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं हम आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पीयूष प्रधान जी का। सर, म्यूचुअल फंड में किसी भी टाइप का हिडन रिस्क होता है क्या? जैसे कि फंड हाउस एग्जाम्पल दिया है, मोतीलाल ओसवाल डूब गया तब हमारे सारे पैसों का क्या होगा? जी, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो भी एएमसी होती है, जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जांपल दिया है मोतीलाल ओसवाल, या फिर कोई और भी एएमसी पकड़ो, जैसे कि एसबीआई है या फिर यूटीआई है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, कोई भी एएमसी पकड़ो, इनके पास किसी के पास भी अपना पैसा नहीं होता है। मतलब हमारे जैसा इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं होता है, ना ही इनके पास स्टॉक्स होते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास। अगर कोई भी कंपनी बंद हो जाती है तो वहां पर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो आपके स्टॉक्स लिए हुए होंगे, जो आपके बिहाफ पर लिए हुए होंगे, वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास जमा होंगे। वहां से आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं, या फिर सरकार कोई ऐसे मैकेनिज्म बनाएगी जहां से आपको आपका पैसा वापस मिल जाए। बाकी डूब जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जितनी भी एएमसीज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। इनमें बहुत ही कम चांसेस है कि वो डूब सकती है। मुझे तो नहीं लगता है अभी तक के समय के अंदर कि ये डूब सकती है। बाकी ऐसा हो सकता है कि इनका परफॉर्मेंस खराब हो, कोई और कंपनी आके इनको टेक ओवर कर ले, या फिर अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी को बेच दे, ये पॉसिबल है। बाकी डूबने का तो कोई सवाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिस्टर सैम का। कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन एसडब्ल्यूपी एंड व्हाट आर द बेस्ट फंड फॉर एसडब्ल्यूपी? इट वुड बी great to help for planning a monthly income for senior citizen and anyone looking for monthly income। देखो, एसडब्ल्यूपी के ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। एसडब्ल्यूपी करना बहुत ही सिंपल होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपका मैच्योरिटी हो गया, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो चुका है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने फंड के अंदर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप जैसे ही शुरू करेंगे, आपका पैसा आपके खाते के अंदर आना शुरू हो जाएगा। एसडब्ल्यूपी एसआईपी का पूरा उल्टा प्रोसेस है, और ये बहुत ही सिंपल होता है एग्जीक्यूट करना। अगर आपको नहीं पता है, तब जो भी आपकी एएमसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ पर अगर आपके नज़दीक में कोई ऑफिस है तो वहाँ पर आप जाकर बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन है, या फिर अगर आपने पोर्टल के अंदर लॉगिन किया हुआ है, तो वहाँ से आप अपना एसडब्ल्यूपी बहुत ही ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। जितेंद्र भारती जी पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक डायरेक्टली इज बेटर और इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म एंड वाई? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई किसी भी तरीके का बायस न होके मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही मुश्किल होता है। पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें जो प्रोसेस होता है आपका जो स्टॉक सिलेक्ट करने का, वो बहुत ही रिगरस होना चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट किस तरीके से बिक रहे हैं, या फिर उनकी सर्विसेज किस तरीके से चल रही है, ईयर ऑन ईयर उनका ग्रोथ कैसा हो रहा है, क्वार्टरली ग्रोथ कैसा हो रहा है, कौन से ऐसे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स है जो वो कंपनी को यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंसिडर करोगे, साथ में कोई अगर कंपनी को आपने पसंद किया है तो वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करने के बाद ही आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ये जितना भी मैंने काम बताया वो सारा का सारा काम कौन करता है? आपका फंड मैनेजर। आपके बिहाफ पर जितना भी ये सब मैंने काम बताया वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर करता है। अब फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न निकाल कर देने की कोशिश करे। तो आप समझ सकते हैं, एक तो काम हो गया आपको खुद करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, शेयर मार्केट का आपको नॉलेज नहीं है, तो आप फंड मैनेजर के ऊपर डाल दीजिए, वो आपके लिए ये काम करता रहेगा, और वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मेरा किसी भी तरीके का बायस नहीं है, लेकिन यही बात सही है कि यही कि स्टॉक मार्केट के थ्रू अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करके स्टॉक को पिक करते हो, तो लॉन्गर टर्म के अंदर वो बहुत ही शानदार आपको रिटर्न निकाल कर देते हैं। पप्पू सिंह जी पूछ रहे हैं, कैन आई ट्रांसफर माई ऑल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड स्कीम टू अनदर लाइक ईएलएसएस टू फ्लेक्सी कैप टू अवॉइड लॉकिंग पीरियड? प्लीज मेक ए वीडियो ऑन दिस इफ पॉसिबल। देखिए पप्पू जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईएलएसएस के अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है।
लॉक इन पीरियड को आप वहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ELSS टाइप के फंड्स होते हैं वो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपको जो टैक्स होता है उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल सके। उसके लिए आपको 3 साल तक अपने पैसों को लॉक करके रखना पड़ता है। अब अगर आपको ये चाहिए कि लॉकिंग पीरियड से बचने के लिए आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर आपका पैसा ट्रांसफ़र होता रहे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा कि आपको ELSS फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आप कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो, लेकिन ELSS के अंदर ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन पर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने गलती से ELSS फंड के अंदर पैसा डाल दिया है और आप रिडीम नहीं कर पा रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हैं, 3 साल के लिए वेट करिए। जैसे ही आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 साल का खत्म हो जाएगा, आप वहाँ से पैसा रिडीम कर सकते हो। रिडीम करने के बाद आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अरुण कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या फंड हमेशा अच्छा रिटर्न दे सकता है? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोई भी ऐसा क्रिकेटर होता है जो हमेशा अच्छे रन बनाता रहे। कोई भी क्रिकेटर होता है उसका कभी भी डाउनफॉल भी आता है, कभी वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, कभी भी उसका एवरेज रन रेट चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि फंड जो होता है उसमें भी सेम ही कंडीशन होती है। कभी कभी फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, वो हमें रिफ्लेक्ट करता है आपके फंड के अंदर। तो आपको ऐसे समय के अंदर मात्र वेट ही कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि अब ये फंड यहाँ से परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको फंड चेंज कर देना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं। ये एक टिप है मेरी तरफ से आपको, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। JP वर्मा जी पूछ रहे, मोस्ट ऑफ द फंड्स आर अनेबल टू बीट देयर बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज। Funds that are able to beat their benchmark, that too are unable to generate much alpha in the long run. If I am not wrong, moreover the top performing funds also keep changing. जी हाँ, एकदम आपकी बात परफेक्ट है। कोई भी मार्केट के अंदर आप समझ सकते हैं बिजनेस साइकिल चलता है, 2 या 3 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अगर उस फंड के अंदर ऐसे स्टॉक्स नहीं है तो आपका फंड परफॉर्म नहीं करेगा। फंड मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो अच्छा सेक्टर चल रहा है उसको वो पिक करे, उसके अच्छे स्टॉक्स है उनको पिक करे और अपने फंड के अंदर डाल के रखे। अभी अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फंड मैनेजर को कोई बायस होता है कि हमको सिर्फ यही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना है, तो आप देख सकते हैं कि उस समय फंड का परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर बहुत ही शानदार है तो वो अपने जो फंड्स हैं उसके अंदर जो स्टॉक्स है उसको टाइम टू टाइम चेंज करता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक एक फंड हमेशा टॉप पर रहे ये पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी देखे होंगे जो 2-3 साल पहले टॉप पर थे, लेकिन अभी के समय में हम देख रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी एकदम ही अंडर परफॉर्मिंग है। तो टाइम टू टाइम आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन से फंड के अंदर कौन से फंड के अंदर अपने पैसों को रखना है, उसके बाद उसमें से रिडीम कर लेना है और स्विच कर लेना है। सुदीप जी पूछ रहे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड NAV इज ₹2000, इज इट एक्सपेंसिव और नॉट? जी मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। सिंपल बहुत ही ईजी तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि फंड का NAV से कोई मैटर नहीं करता है। बहुत लोगों को ये बायस होता है कि अगर फंड का NAV बहुत बढ़ गया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी फंड का जो NAV होता है वो कलेक्टिवली बनता है, बहुत सारे स्टॉक्स को मिलाकर उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन को ऐड किया जाता है, उसके बाद उसमें से NAV को डिराइव किया जाता है। NAV डिराइव कर दिया, वो एक इंडिकेटर है कि हमारा फंड का परफॉर्मेंस किस तरीके से चलने वाला है, वो वहाँ पर इंडिकेट करता है। सिर्फ एक ये नंबर है। आप अगर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो NAV के बेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बात एकदम ही गलत है। अंदर कौन से स्टॉक्स है फंड के अंदर, वो आपको कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोस्वामी जी पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग DTC इन नेक्स्ट बजट, डू यू थिंक व्हाट कैन गोस्वामी जी पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग DTC इन नेक्स्ट बजट, डू यू थिंक हु कैन सर्वाइव फ्रॉम ड्रैकोनियन लॉ इन इन्वेस्टमेंट मार्केट आफ्टर दिस लॉ? जी मैंने इसके बारे में भी न्यूज़ में पढ़ा है। जो DTC है वो वहाँ पर अपने FM ने बताया है कि इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने वाले हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जो लैंग्वेज है टैक्सेशन के मामले में तो उनको समझ में आए। लेकिन अभी के समय में तो ऐसा नहीं है, जो टैक्सेशन की लैंग्वेज है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे जैसे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि इसमें लिखा हुआ क्या है।
अभी जितना हो सके उतना जल्दी उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने वाला है, और आप जैसे बता रहे हैं कि नेक्स्ट बजट में उसको लागू करेंगे, मे बी पॉसिबल ना हो, अभी इसके बारे में तो हमको नहीं मालूम। बाकी जो टैक्स लग रहे हैं वो तो आपको लगते ही रहने वाले हैं, वो आप हो, कोई भी हो, मैं भी हूँ, किसी को यहाँ पर अलग से रियायतें मिलेंगी ऐसा नहीं है। जो टैक्स आपको लगेंगे वही टैक्स मुझे भी लगने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है, सबको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। नोमैडिक गुरु पूछ रहे हैं, काइंडली शेयर हाउ मच परसेंटेज इज अलोकेटेड टू ईच एमएफ्स। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका क्या बोलने चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स के अंदर कितना परसेंटेज अलोकेट किया है उसके बारे में शायद पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी फंड की वेबसाइट के अंदर आप जाओगे, उसको कोई भी एक फंड को सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर कौन से स्टॉक्स है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो स्टॉक्स है उनका परसेंटेज कितना है एलोकेशन, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे कि इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड पकड़ लेते हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर जो रिलायंस का वेटेज रहेगा, निफ्टी 50 के अंदर वही आपके फंड के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर वेटेज रहने वाला है। जो HDFC का रहेगा वही सेम वेटेज आपका जो फंड है उसके अंदर रहने वाला है। तो वहाँ पर मैच करके चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक्टिव फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर फंड मैनेजर को लगता है कि इस फंड के अंदर हमको वेटेज बढ़ाना चाहिए, तो फंड मैनेजर अपना वेटेज उस स्टॉक के अंदर बढ़ा देता है। उसको ऐसा लगता है कि अब स्टॉक का यहाँ पर परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है, तो वो अपने वेटेज को, स्टॉक के वेटेज को कम करते जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स फंड के अंदर अगर एसेट एलोकेशन है तो जो इसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स है उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन अगर एक्टिव फंड है तो फंड मैनेजर के हिसाब से रहेगा। तो स्टॉक्स का जितना भी वेटेज है आप रिस्पेक्टिव साइट के अंदर, उस फंड के अंदर, डिटेल के अंदर जाकर देख सकते हैं। आदर्श रस्तोगी जी पूछ रहे हैं, डायरेक्ट मनी से सभी म्यूचुअल फंड में करना सही रहेगा या सबके अलग अलग वेबसाइट से करें? जी, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप यही पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वेबसाइट से करें या फिर कोई एक ही एप्लीकेशन के अंदर से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 ऐसे बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। पहली है माई कैम्स, दूसरा है केफिन टेक, और तीसरा है आपकी रिस्पेक्टिव AMC का एप्लीकेशन या फिर उसकी वेबसाइट के अंदर आप लॉगिन करके अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको ट्रैक कर सकते हैं। बाकी थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसके ऊपर मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। आपको थोड़ा यहाँ पर मेहनत बढ़ जाएगा कि अगर आप माई कैम्स या फिर केफिन टेक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने जो पोर्टफोलियो उसको ट्रैक करते हो, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन लॉन्गर रन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित होगा, ये आप लिख के रख लीजिएगा।